हेलो बेटा। चलो फोर्थ कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने दो ब्लॉक के कांटेक्ट में नॉर्मल एक्शंस की बातें करी थी, है ना। अब थोड़ा बात करते हैं स्ट्रिंग की कि स्ट्रिंग क्या होती है, क्योंकि उसको जब तक यूज नहीं करेंगे हमारे पूरे चैप्टर्स में पूरी तरह से हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे फोर्थ कॉन्सेप्ट को, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। तो स्ट्रिंग क्या है उसको समझते हैं और हम लोग किसकी बातें करेंगे और क्या क्या चीजें होंगी। तो हम पहले बात करते हैं कि भाई स्ट्रिंग का मतलब रस्सी जिससे हम कोई ब्लॉक को बांधते हैं, है ना। तो अगर कोई रस्सी आपको दी जाएगी तो हम इसमें डील करते हैं एक आइडियल स्ट्रिंग, है ना। आपको आइडियल स्ट्रिंग का मतलब मैं समझा देता हूँ। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक रस्सी जो हम लोग लेते हैं जिससे हम कोई ब्लॉक बांधते हैं या कोई पुली पे लगाते हैं, है ना। तो एक आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि वो नॉन स्ट्रेचेबल, मतलब खिंचनी नहीं चाहिए, है ना। उसकी लेंथ में चेंज नहीं आना चाहिए। कई बार होता है ना कि आप किसी ब्लॉक से कोई रस्सी बांध दो, है ना, और उसको ब्लॉक को खींचने की कोशिश करो तो ब्लॉक चलने से पहले पता लगा रस्सी 1 मीटर की 2 मीटर हो गई, खिंच गई रबर बैंड की तरह, है ना। तो वो आइडियल स्ट्रिंग नहीं होती। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर उसकी लेंथ एल है तो उसकी लेंथ एल ही रहनी चाहिए, है ना, यानी नॉन स्ट्रेचेबल, है ना, और साथ में मासलेस। एक्चुअली में कोई मासलेस स्ट्रिंग होती तो नहीं है, रस्सी कोई मासलेस कैसे हो सकती है, कुछ ना कुछ तो मास होगा, बट हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो मासलेस है, अदरवाइज हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, कई जगह पे रस्सी का मास दिया जाएगा, वो अलग कैलकुलेशंस होंगे, वो मैं बताऊंगा। बट अभी तुम्हें एक आइडियल स्ट्रिंग अगर तुमसे कभी कहा जाए कोई ब्लॉक है और अगर उसमें रस्सी से बना हुआ है और उसमें कोई मास नहीं दिया गया है तो मतलब वो आइडियल स्ट्रिंग मानना है। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होना चाहिए, नॉन स्ट्रेचेबल और मासलेस। बात समझ में आ रही है। इसका रीजन भी आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि अगर कोई स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है और आइडियल है, मतलब नॉन स्ट्रेचेबल है, तो उस रस्सी में थ्रू आउट टेंशन या खिंचाव जो होता है वो सेम रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो तुम्हें कैसी स्ट्रिंग डील करनी है, बॉटम लाइन है, बस समझते चलो अभी कि स्ट्रिंग का मतलब आइडियल, आइडियल का मतलब नॉन स्ट्रेचेबल, खिंचाव नहीं होनी चाहिए, और मासलेस। ऐसी अगर कोई रस्सी है तो हम उसको आइडियल स्ट्रिंग बोलते हैं, और हमारे ब्लॉक वगैरह में जो रस्सी बंधी होती है उसको हम लोग हमेशा आइडियल स्ट्रिंग ही मानते हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, अलग से अगर कभी कोई मेंशन करे कि भाई ये स्ट्रिंग पे मास है नहीं, तो अलग बात है, वो आपको दिया जाएगा, नहीं तो हमेशा हमेशा रस्सी को कैसा लेना है, मासलेस लेना है। बात समझ में आ रही। डोरी समझते हो ना, मतलब समझ आ रहा होगा रस्सी का मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश में स्ट्रिंग बोलते हैं। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी रस्सी जिसको अब पकड़ के खींचो, कोई धागा ले लो, है ना, कोई भी धागा जब तुम ऐसे खींचते हो, ठीक है, तो वो स्ट्रेच होता है ना, उसमें खिंचाव आता है ना। तो खिंचाव को बेसिकली हम लोग अपने फिजिक्स में नाम देते हैं टेंशन। टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। आपके एग्जाम होते हैं, 10th के एग्जाम के टाइम पे पता लगा जिस दिन मैथ का पेपर होगा या फिजिक्स का पेपर या साइंस का पेपर होगा, उस दिन बहुत खिंचाव होता है, टेंशन होती है ना। तो बेसिकली खिंचाव को, या वेन्स में खिंचाव होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन है। हालांकि वो टेंशन अलग वर्ड है, बट यहाँ पे खिंचाव जो है किसी भी चीज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन। समझ आ रही मेरी बात। तो जब रस्सी को हम खींचते हैं पकड़ के, है ना, तो उसमें क्या आता है, टेंशन। जैसे तुम ऐसे सोच के देखो, किसी भी ब्लॉक को लो, है ना, जमीन पे रखो, उससे एक रस्सी बांधो और खींचो, तो पहले रस्सी टाइट होगी ना, फिर ब्लॉक चलेगा ना। ऐसे थोड़ी रस्सी लूज है और ब्लॉक अपने आप चलने लगे तो जादू हो जाएगा ना, तो ऐसा तो नहीं होता हमारी रियल लाइफ में। तो हम जब रस्सी से कोई ब्लॉक को बांधते हैं और रस्सी को खींचते हैं, तो पहले रस्सी या स्ट्रिंग जो है वो टाइट होती है। टाइट होने का मतलब उसमें टेंशन डेवलप होता है और उस टेंशन के थ्रू ही वो ब्लॉक आगे बढ़ता है। मैं अभी बताता हूँ किस तरह से होता है, बट याद रखना किसी भी रस्सी में अगर उसको हम पकड़ के खींचते हैं तो जो खिंचाव होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं टेंशन। और खिंचाव किसमें आता है, जो रस्सी होती है वो धागों से मिलकर बनती है, तो उन धागों, उन रेसों के बीच में, रेसे समझते हो ना, धागे पतले पतले से धागे होते हैं, उनको मिला के मोटी रस्सी बनाई जाती है, तो उन धागों के बीच में खिंचाव होता है, वो एक दूसरे को पकड़ के खींचते हैं, तो उस खिंचाव से टेंशन डेवलप होता है, वही खिंचाव को हम लोग टेंशन बोलते हैं। और उसी की वजह से हम किसी भी चीज को यहां से वहां एक रस्सी की हेल्प से मूव करा सकते हैं। पक्का। एक आइडियल रस्सी में थ्रू आउट टेंशन, यानी हर जगह पे टेंशन सेम होता है। ये बात मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे मान लो सपोज अगर मैं तुमसे बोलूं, बीडी में समझा चुका था, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, तो उसको मैं बनाऊंगा अभी। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि यहां पे कोई दीवार है, ऐसे कोई वॉल है, और मैंने एक इससे रस्सी बांध दी है, सपोज ये रस्सी है। अभी तो रस्सी को मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूं ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा केस बनाने, तो रस्सी को मैं थोड़ा थिक बना ले रहा हूं, ठीक है। बाद में तो आपको एक लाइन ही बना देनी, ये रस्सी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब रस्सी में इस जगह पे एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे ए, और इसके ऊपर मैंने एफ फोर्स लगाया। प्लीज अंडरस्टैंड करना कितना फोर्स लगा है, एफ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूं जिस पॉइंट को मैं बी नाम दे दूं, और इस वॉल के ऊपर एक पॉइंट को नाम दे दूं सी, ठीक, ऐसे नाम मैंने दे दिया, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब रस्सी को पकड़ के खींच रहा हूं, दीवार से बंधी है तो रस्सी कहीं जाएगी तो नहीं, रस्सी मासलेस है, यानी इसका मास कितना है, 0। अंडरस्टैंड कर रहा हूं। अब थोड़ी सी चीजें मेरी बहुत ढंग से समझना बेटा, मैं बहुत बेसिक से चूंकि इसमें जा रहा हूं, एक बार कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, बट है बहुत आसान चीज, मैं इसे ऊपर ऊपर भी बता सकता था, बट मैं चाहता हूं कि तुम बेसिक पे जाओ, एकदम कॉन्सेप्चुअल फील आनी चाहिए कि भाई ये टेंशन जो है ये रियलिटी में है क्या चीज। देखो तुम मुझे बताओ, ये जो लाइन मैंने खींची है, इस लाइन के इधर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे और इस लाइन के इधर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे, पक्का होंगे। अब तुम जरा सोच के देखो, जो इधर वाले पार्टिकल्स हैं उनको ये वाले पार्टिकल्स, जब खिंचाव होता है तो ये वाले पार्टिकल्स अपने साथ इधर ले जाना चाहते हैं, पक्का, लेकिन इन वाले पार्टिकल्स को ये वाले पार्टिकल्स जाने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे ही तो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर तुम समझना चाहते हो तो देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि मालूम मेरी ये फिंगर्स हैं, ठीक, रस्सी की तरह इसको डील करते हैं, मैंने ऐसे पकड़ रखा है, अब मैं ऐसे खींच रहा हूं, अब मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर भी फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन कोई कहीं जा नहीं रहा, ऐसे खींच रहा हूं, तो ये वाली जो फिंगर्स हैं वो इन फिंगर्स को कहां ले जाना चाहते हैं, इधर, पक्का, और ये वाली जो फिंगर्स हैं वो इन फिंगर्स को कहां ले जाना चाहते हैं, इधर, पक्का। फोर्स तो दोनों ही लगा रहे हैं लेकिन कोई कहीं जा नहीं रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई रस्सी बनाई जाती है तो जब उसमें खींचते हैं हम पकड़ के, तो सोचो किसी भी जगह पे रस्सी को अगर तुम कट करके देखो तो उसके इस साइड वाले पार्टिकल और इस साइड वाले पार्टिकल एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करते हैं, उसको नहीं घसीटने की कोशिश करते हैं। जब पुल कर रहे होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी लाइन है, बी लाइन के इस साइड और इस साइड वाले पार्टिकल्स एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो ऐसा करते हैं कि वो इसको जाने नहीं देंगे, और इधर वाले पार्टिकल्स कहते हैं नहीं हम अपने साथ लेके चलेंगे। लाइक इस तरह से कुछ इसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर और डिटेल में समझना है तो तुम एक काम कर सकते हैं, देखो जरा, हम ऐसा बोलते हैं कि हम एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी ऑफ लेंथ BA, हम BA की एफबीडी बना रहे हैं इस वाले पार्ट की। तो जब इसकी एफबीडी बनाएंगे तो इसको काट के थोड़ी देर के लिए अलग कर लो। चलो मैंने अलग कर लिया, काट के मैंने ऐसे अलग कर लिया। यहां पॉइंट क्या था, A, और इस जगह पे मैंने लगाया फोर्स F। अब ये देखो B वाला पॉइंट ये था, इसके इधर वाले पार्टिकल्स पे फोर्स लग रहा होगा, इन वाले पार्टिकल्स पे। इन वाले पार्टिकल्स पे कौन फोर्स लगा रहा था, ये वाले पार्टिकल्स जो है यहाँ पे। सोचो ये लाइन है, इसके इधर वाले पार्टिकल्स जो हैं वो उन पार्टिकल्स को ये वाले पार्टिकल इधर खींच रहे होंगे, पक्का। तो सोचो ये इधर जा रहा था तो इसके जो साइड में यहाँ पार्टिकल्स थे वो इसको इधर खींच रहे होंगे, और उस खिंचाव को ही हम क्या बोलते हैं, टेंशन। उस खिंचाव को हम क्या नाम देते हैं, टेंशन। टेंशन फोर्स, खिंचाव बेसिकली टेंशन है। ये बात समझ आ रही है? अब तुमने इसका एफबीडी बनाया है, इसका मास क्या है, 0। अब जरा तुम बताओ नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस टी इज इक्वल टू मास 0 है, और यहां पे तो एक्सेलरेशन भी 0 है। तो नेट फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बोथ आर 0। दैट मींस ये हुआ कि F माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो F इज इक्वल टू टी, यानी कि जो फोर्स तुमने यहां पे लगाया था वही फोर्स यहां लग रहा है। पक्का अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, अब जरा तुम ढंग से देखो, ये इस पे और इस पे, ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो लग रहा है। क्यों? जब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं तो जितना फोर्स मैं इस पे एक्शन दे रहा हूं उतना ही तो रिएक्शन लग रहा है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूं कि जितना फोर्स इस वाले सेगमेंट पे लग रहा था, अगर मैं एफबीडी बनाऊं इसका, प्लीज ढंग से समझना, बहुत अच्छे से समझना, अगर मैं एफबीडी बनाऊं किसका, एफबीडी ऑफ सीबी लेंथ का एफबीडी बनाऊं, तो बताओ ये क्या आएगा, ऐसे, और यहां पे अब बी आएगा, बी के अब ये वाले पार्टिकल्स आएंगे। तो इन वाले पार्टिकल्स को कौन खींच रहा था, ये वाले पार्टिकल्स, बी के इस साइड वाले पार्टिकल्स। तो वो किधर खींचेंगे, देखो वो इधर की तरफ खींचेंगे, दैट मींस वो इधर खींच रहे थे। अब यहां टेंशन है, लेकिन वो टेंशन है किसके बराबर, F के बराबर, क्योंकि ये तो इधर और इधर टेंशन तो सेम ही लगेगा। एक जंक्शन पे इधर वाले पार्टिकल जितने फोर्स से खींच रहे होंगे वही खिंचाव तो यार हर एक पार्टिकल्स पे सेम रहेगा ना। तो ये बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, अब ये जो सी वाला पॉइंट है, अब जरा तुम ढंग से सोचना, तुम मुझे बताओ रस्सी को तुमने किस पे बांध रखा है, एक वॉल पे, एक दीवार पे बांध रखा है ना। तो मुझे बताओ जब तुम रस्सी को ऐसे खींच रहे होगे, उसको पुल कर रहे होगे, तो दीवार वाले पार्टिकल्स जो होंगे वो रस्सी को पकड़ के रखे होंगे कि रस्सी को जाने नहीं देना चाहते,
लेकिन रस्सी वाले पार्टिकल्स ये चाह रहे होंगे कि दीवार वाले पार्टिकल्स उनके साथ चले। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है, इसे समझना। रस्सी के पार्टिकल्स ये चाह रहे हैं कि दीवार के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ आ जाए, लेकिन दीवार के पार्टिकल्स ये चाह रहे हैं कि रस्सी के पार्टिकल्स उसके साथ रहें। ये बात समझ आ रही? तो रस्सी के पार्टिकल्स दीवार के पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे, चूंकि अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आगे खींचेंगे। लेकिन अगर दीवार वाले पार्टिकल्स को देखा जाए तो दीवार वाले पार्टिकल रस्सी के ऊपर फोर्स इधर लगाएंगे अपनी तरफ। तो अब जरा सोचो, ये जो पॉइंट है ये तो रस्सी का पॉइंट है, तो रस्सी के इन पॉइंट्स पे दीवार वाले पार्टिकल्स किधर फोर्स लगा रहे होंगे? इस तरह। सिंपल लॉजिक है। और इसको मैं मान लेता हूं टी डैश, क्योंकि ये खिंचाव है तो टेंशन होगा। तो मैं मास इसका भी क्या है? 0। तो तुम क्या कहोगे? टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0 इंटू 0। तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू टी डैश, और टी है क्या? एफ के बराबर। दैट मींस ये भी एफ हो गया। अब सुनना, अगर मैं अब तुमसे कहूं कि एफबीडी बनाऊं, एफबीडी ऑफ वॉल, अगर मैं वॉल का एफबीडी बनाऊं तो सोचो वॉल तो ये रही, और वॉल में ये पॉइंट क्या था? सी। ये वॉल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब वॉल पे जो सी पॉइंट है उस पे रस्सी के पार्टिकल किधर फोर्स लगा रहे थे? इधर। और वो भी किसके बराबर होगा? टी डैश के बराबर, चूंकि और वो है किसके बराबर? एफ के बराबर। तो अल्टीमेटली हमें फायदा क्या हुआ? अगर बताओ ये रस्सी मासलेस है और अभी तो खैर बंधी हुई है तो एक्सेलरेशन 0, इस वजह से हमें एडवांटेज मिल रहा है। चल रही होगी तब भी मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोचो जो फोर्स तुमने रस्सी के एक एंड पे लगाया था वही फोर्स ट्रांसफर होते होते कहां चला गया? सी पे। तो रस्सी के पूरी लेंथ में हर जगह क्या लग रहा होगा? एक ही फोर्स लग रहा होगा, वो है खिंचाव, जिसको हम टेंशन बोलते हैं। ये बात समझ में आई? तो रस्सी के इस एंड पे कितना फोर्स लग रहा था? एफ। तो बताओ यहां पे देखा जाए बी पे भी एफ लगेगा और सी पे भी एफ लगेगा, और इवन दैट वॉल के ऊपर भी क्या लगेगा? एफ। तो इसलिए हम आइडियल रस्सी डील करते हैं कि आइडियल रस्सी में अगर हमने कोई ग्राउंड पे ब्लॉक रखा हुआ है और रस्सी से उसको बांधा, वो रस्सी आइडियल है, तो अगर मैंने एक एंड पे एफ फोर्स लगाया तो मेरा पूरा एफ फोर्स कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ब्लॉक के ऊपर। और अगर मास वाली रस्सी होगी तो पहले उस मास को तो उठाने में मेरी एनर्जी चली जाएगी, ये फोर्स चला जाएगा, तो रस्सी पे जितना फोर्स लगाएंगे उतना ब्लॉक के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या डील करते हैं? आइडियल। क्योंकि हमें फिजिक्स में पढ़ना है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमने एफ फोर्स लगाया, तुम ये पता करो कि रस्सी का मास इतना है और उस पर कितना फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कैलकुलेशंस बहुत टिपिकल होते हैं, इसलिए हमें 12th लेवल पे ये सब चीजें नहीं कराई जाती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए ये याद रखना है कि हमें क्या लेना है? एक आइडियल रस्सी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी केयरफुल, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना? ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। इसके आप नोट्स बनाते जाना, स्ट्रिंग पूरा हेडिंग डाल के, और ये यहाँ पे जरूर लिख लेना कि एक रस्सी में थ्रू आउट टेंशन क्या रहता है? सेम रहता है। तो हम उस तरह से इसको डील कर रहे हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब एक पॉइंट जरा और देखो, अब मैं तुम्हें इसको मूव करता हुआ दिखाना चाहता हूं, वो भी तुम्हें समझ आएगा। देखो जरा कैसे। मान लो अभी तो मैंने पहले तुम्हें बेसिक चीज बताई कि भाई उसको दीवार से मैंने बांध दिया ताकि वो मूव ना कर पाए। तो पहले ये बात समझ आ जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको और इसको समझने में। देखो मान लो मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि भाई एक ब्लॉक है, मैंने ऐसे रखा, यहां पे मैंने एक ब्लॉक रखा, इट्स लाइक एम मास का एक ब्लॉक है, और मैंने यहां पे एक रस्सी बांध दी। ये रस्सी, ठीक है, और रस्सी के इस एंड पे मैंने एक फोर्स लगा दिया एफ का। रस्सी का मास 0 है, ब्लॉक का मास है, ठीक। अब बताओ नीचे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, हम फ्रिक्शन अभी कंसीडर ही नहीं कर रहे। याद रखना फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं लेना है, उसका चैप्टर अलग से पूरा पढ़ाना है मुझे। ओके, तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, तो जैसे फोर्स लगाओगे आगे चलने लगेगा। तुम सोचो अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन ना हो तो तुम किसी भी भारी से भारी चीज को खींच सकते हो, वो आगे की तरफ खींच नहीं पाते। कई बार तुम्हारे घर में बड़ी हैवी टेबल होती है या फ्रिज होती है, मम्मी कभी कभी कहती है बेड थोड़ा खिसका दो, तो आपको वो ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि वो हैवी होता है। तो ग्राउंड को जितना वो दबाता है ना, ग्राउंड को जितना तुम उसको पुल करोगे नीचे की तरफ, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है। वेइंग मशीन में तुम देखो कभी भी ऐसा, अगर तुम कभी सोचना कि जो वेट लेने जाते हो तो नहीं, जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलता है कि वेइंग मशीन के ऊपर नहीं, वो अपना वेट लेते हैं तो बोलते हैं रिलैक्स खड़े हो जाओ। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं थोड़ी शैतानी करते हैं, उस मशीन को अपने पैरों से थोड़ा ऐसे पुल कर देते हैं तो उनका वेट ज्यादा आ जाता है। तो जैसे ही तुम नॉर्मल ज्यादा देते हो तो वो वेट में काउंट होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इक्विवेलेंट टू लाइक क्या एक्शन, जो एक्शन आप वेट मशीन को प्रोवाइड कर रहे हो। तो जितना एक्शन आप वेट मशीन को प्रोवाइड करते हो वही उसमें वेट आता है, वही बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन होता है। और नॉर्मल रिएक्शन इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ मैन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दैट मींस ये हुआ कि अगर हम इस एंड पे, इसके ए वाला पॉइंट है, दिस इज ए, और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ का, एंड दिस पॉइंट इज लाइक बी,
और इस पे भी देखेंगे हम कितना फोर्स लगेगा। बताओ ये होल सिस्टम मूव करेगा। मैं मान लेता हूं कि ये होल सिस्टम मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? ए एक्सेलरेशन से। बात समझ आ रही है? अगर तुम सोचो टोटल फोर्स अगर मैं इस पे देखूं तो ए का मैंने एक्सेलरेशन मान लिया। अब बहुत ढंग से समझना। मान लो मैं इस पार्ट को यहां पे लेता हूं, ये कोई पॉइंट मैंने कंसीडर किया, दिस इज लाइक सी, और इसके इन पार्टिकल्स को अगर देखेंगे तो उनके ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा, और अगर मैं इन पार्टिकल्स को देखूंगा तो उनके ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा। ये बात समझ में? अगर मैं एफबीडी बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी ऑफ सीए लेंथ का अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो मैं जरा बना के आपको दिखाता हूं, आप बात समझना। ये सीए लेंथ हो गई, दिस इज द लेंथ सीए, दिस पॉइंट इज ए, फोर्स इज एफ एंड दिस पॉइंट इज सी, और सी पॉइंट पे इधर की तरफ मैंने मान लिया कि टेंशन टी लग रहा है। अंडरस्टैंड हो रहा है? ये होल स्ट्रिंग मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, ये मैंने मान लिया है, अभी कैलकुलेट नहीं करूंगा तो बाद में कैलकुलेशन से भी आ जाएगा, बट मैं एज्यूम कर लिया कि ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसको निकालने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, तो ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? एफ माइनस टी इज इक्वल टू 0 इंटू ए। देखो एक्सेलरेशन था बट मास तो इसका 0 है ना, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है, पक्का। तो इसका मतलब हुआ F माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो F इज इक्वल टू टी, पक्का। तो जो F आपने यहां लगाया वही यहां ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे ब्लॉक के ऊपर, तो अगर मैं कहूं एफबीडी ऑफ बीसी, अब जरा समझना, तो आप मुझे बताओ जब बीसी का एफबीडी बनाओगे तो बीसी के एफबीडी में क्या है? ये लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरह डील कर रहे हैं। तो अब सी के इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स टी है, वो किसके बराबर है? एफ के बराबर। और जो बी वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट था, बी वाले पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा होगा, उसको टी डैश मान लो, तो तुम क्या कहोगे? टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0 इंटू ए। इसका भी तो मास 0 है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका भी मास 0, तो दैट मींस टी डैश इज इक्वल टू टी और विच इज इक्वल टू एफ, पक्का। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ ब्लॉक एम या मास एम, तो बताओ उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बनाते हैं, एंड यहां पे मैं ऐसे ब्लॉक रख लेता हूं मास एम, और इस पॉइंट सी पे इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? टी डैश, और टी डैश किसके बराबर? एफ के बराबर है। तो मुझे बताओ अब तुम क्या कहोगे कि एफ यहां पे लग रहा है, अब इस पे लगने वाला फोर्स तो एफ ही है ना, दिस इज इक्वल टू मास इनटू ए। बात समझ में आई कि नहीं? तो बताओ ए इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया? एफ बाई एम। अब हमें क्या फायदा हुआ कि हमने जो एफ फोर्स ए पे लगाया था वही एफ फोर्स ब्लॉक पे ट्रांसफर हो गया, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? ए जो हमने माना था वो बेसिकली किसके बराबर है? एफ बाई एम के बराबर। सिंपल लॉजिक, पक्का। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद में इसमें थोड़ी सी बात और एक करना चाहता हूं कि रस्सी में जो टेंशन लगता है उसको हम हर बार तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हम मान लेते हैं टेंशन टी और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले तुम बात समझना मेरी, रस्सी जहां पे ज्वाइंट होती है, यहां पे ज्वाइंट है ना, इस जगह, तो देखो इस जगह पे ब्लॉक पे टेंशन लगाएगी, ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगी। वो फोर्स क्या है, कैसे, उसके बारे में मैं थोड़ी बातें करता हूं तो थोड़ा तुम्हें समझ आएगा। रस्सी याद रखना, एक आइडियल रस्सी जो होती है उसमें थ्रू आउट टेंशन सेम रहता है, बट याद ये रखना है कि रस्सी में गांठ नहीं लगी होनी चाहिए, उसमें नॉट अगर लगी होगी तो इस एंड पे और उस एंड पे आप टेंशन अलग अलग हो जाएगा। तो याद रखना कहीं पे जुड़ी नहीं होनी चाहिए, एक ही रस्सी होनी चाहिए। एक रस्सी में थ्रू आउट टेंशन सेम रहता है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक रस्सी हैवी रस्सी लो, उसमें थोड़ी सी छोटी वाली पतली सी रस्सी बांध दो और बोलो इस पतली वाली रस्सी में और हैवी वाली रस्सी में टेंशन सेम होगा। अगर ज्वाइंट आ गया तो टेंशन अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अगर ज्वाइंट नहीं है, एक ही रस्सी है, तो थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा, वो कहीं से भी पास करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब टेंशन हमेशा रस्सी के एंड पॉइंट पे लगता है। कहां लगता है? एंड पॉइंट पे लगता है, पक्का। ये बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, प्लीज अंडरस्टैंड करना, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे एक ब्लॉक रखा है, ये सपोज दिस इज मास m1, और यहां से रस्सी से मैंने एक दूसरा ब्लॉक बांध दिया ये, और दिस इज मास m2, और यहां पे मैंने एक फोर्स लगाया f का। ओके, अंडरस्टैंड हो गया? अब ये रस्सी, तुमसे कहा गया कि अगर ये इस जगह पे ज्वाइंट है तो याद रखो रस्सी में टेंशन, इस पूरी रस्सी में टेंशन एक ही लगेगा, और जंक्शन पॉइंट पे लगता है, रस्सी के एंड पॉइंट पे, और हमेशा जो पॉइंट होता है ना उससे दूर की तरफ लगता है। ये भी याद रख सकते हो, इस जगह पे टेंशन रस्सी की लेंथ के अलोंग लगेगा लेकिन दूर की तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ टेंशन लगेगा।
पक्का। अब अगर तुमसे इस जगह पे कहा जाए तो इस जगह पे अवे यानी कि इधर की तरफ टेंशन लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये टी और ये टी तो कैंसिल आउट हो गया। नहीं, जब पूरे को मानोगे तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, लेकिन अगर तुम केवल इसको बनाओगे तो टेंशन कैंसिल आउट थोड़ी ना होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, दोनों को एक ही बॉडी की तरह डील करोगे तो जैसे थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे थे, वैसे तो यहाँ पे टेंशन है। हाँ, ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, इन एक रस्सी से कॉन्टैक्ट में आ गए, पक्का। तो हमेशा रस्सी के एंड पॉइंट पे टेंशन बनाना और ब्लॉक के ऊपर बनाना और अवे बनाना, दूर की तरफ। बात समझ में? ये एंड पॉइंट है, अवे। जहां पे भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है रस्सी का किसी ब्लॉक के साथ या किसी पुली के साथ, पुली भी समझाऊंगा, तो उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हमेशा टेंशन बनाना और रस्सी की लेंथ के अलोंग बनाना। ऐसा नहीं कि रस्सी पता लगा रस्सी ऐसी है और तुम टेंशन ऐसे लगा रहे हो, ये थोड़ी ना कभी हो सकता। खिंचाव तो हमेशा लेंथ के अलोंग हो गया, कोई रस्सी खींचोगे तो लेंथ के अलोंग ही तो होगा। और देखो, अगर तुम और बारीक से समझना चाहते हो तो तुम ये बात मैं तुमसे जो बोला ना, पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तो तुम कोई एक धागा लेना, अपने घर में रियल में प्रैक्टिकल करना। एक धागा लेना, उसको कैंची से मत काटना, है ना, कातर से, उसको ऐसे खींचना। उसको जब ऐसे खींचते हो ना तो वो टूट जाता है, ऑब्वियसली टूट जाएगा खींचोगे। मोटी रस्सी मत लेना, टूटा ही नहीं पता लगा। पतला सा धागा लेना और ऐसे खींचना तो वो टूट जाएगा। जब तुम उसको देखना दोनों तो इधर से कुछ रेसे बाहर आएंगे और इधर से कुछ रेसे बाहर आएंगे। ये रेसे क्यों बाहर है? नहीं, थोड़े थोड़े रेसे बाहर आ जाते हैं, समझते हो ना? थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रेसे बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? जब ऐसे तोड़ते हो तो इधर से कुछ रेसे बाहर आएंगे, इधर से कुछ रेसे बाहर आएंगे। इसका मतलब तो ये होगा ना कि इन वाले रेसों को ये वाले पकड़ के खींच रहे थे और इन वाले रेसों को ये खींच रहे थे, तभी तो वो दोनों तरफ से ऐसे बाहर आ गए। कब करके देखना भाई, ऐसे तुमने ज्वाइन करके रखा है तो ये वाली फिंगर्स इसको नहीं जाने देना चाहती, ये वाली फिंगर्स इसको नहीं जाने देना चाहती, खींचते। लेकिन अगर टूटा तो बताओ, छोड़ते 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 वो रेशे बाहर आ जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा तो नहीं कह रहा हूं कि जहां कहीं भी जंक्शन पॉइंट होता है तो न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, इधर वाले पार्टिकल्स इनको इधर खींच रहे होते हैं और ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इनको ये वाले पार्टिकल्स इधर खींच रहे होते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हमेशा टेंशन लगाना है, रस्सी की लेंथ के अलोंग लगाना है और हमेशा अवे लगाना है, कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर की तरफ। अब यही क्वेश्चन अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये टेंशन की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट द टी, ये क्वेश्चन ही ले लिया मैंने, ठीक। अब तुम मुझे बताओ, जब भी ऐसा कुछ होगा, ढंग से ध्यान रखना, अगर ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक तुम देखो रस्सी से जुड़ा है, नीचे फ्रिक्शन है, तुमने फोर्स लगाया, तो बताओ जितने एक्सीलरेशन से ये जा रहा होगा उतने एक्सीलरेशन से ये भी जा रहा होगा। रस्सी से दो ब्लॉक बांधो, खींचो यार, दोनों सेम एक्सीलरेशन से आएंगे। जब भी कभी दो ब्लॉक या दो से ज्यादा ब्लॉक एक ही एक्सीलरेशन से जा रहे हों, ये मैंने पीछे भी बोला था जब कॉन्टैक्ट पॉइंट लिया था, तो इन दोनों को एक ही बॉडी मान लो। अगर इन दोनों को एक ही बॉडी मान लोगे तो टेंशन इनका इंटरनल हो जाएगा, मतलब ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्का। जब इनको एक मान लोगे, ओके, तो बताओ इन दोनों को अगर एक सिस्टम मान लो तो तुम्हें बाहर फोर्स F नजर आएगा और एक्सीलरेशन A नजर आएगा। तो तुम अब लिखोगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू F एंड दिस इज इक्वल टू टोटल मास M1 प्लस M2 और इनटू A हो जाएगा। तो यहां से A कितना आ गया? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये आ गया एक्सीलरेशन, पक्का। अब इसमें आगे वाले का FBD ना बनाओ, पीछे वाले का बनाओ, मैं दोनों बना के दिखाता हूं। मालूम मैंने तुमसे कहा कि FBD बनाते हैं, FBD ऑफ M1, पहले मैं M1 का बनाता हूं। तो M1 का जैसे तुम FBD बनाते हो तो देखो जरा क्या हुआ, ये रहा M1, इसके ऊपर फोर्स या टेंशन लग रहा है T का। अब तुम मुझे बताओ, जब FBD हम बनाते थे तो हम लोग क्या कहते थे, FBD बनाओगे इसका तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स देखना है ना, इसके ऊपर लगने वाला नहीं। तुम ये मत सोचना कि चलिए तो कैंसिल आउट होगा, नहीं, इसका FBD बना रहे हो। अब सिस्टम नहीं है, अब सिस्टम से बाहर निकाल के देख रहे हो, तो सिस्टम से बाहर निकाल के देखोगे तो इस पे लगने वाला फोर्स है, इस पे लगने वाला फोर्स क्या है? T। इस पे लगने वाला T, ये दूसरा वही T है, लेकिन ये उस पे लग रहा है ना, उसको तो इस पे नहीं बनाया जा सकता, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो वहां क्या बन गया? T। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? M1G। This is M1G and this is the normal reaction N1, पक्का। जा कितने एक्सीलरेशन से रहा है? A से, तो आप क्या कहोगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू T माइनस 0, इधर कोई फोर्स है ही नहीं, दिस इज इक्वल टू M1 इंटू A। तो T इज इक्वल टू M1 इंटू A, A की वैल्यू तुमने निकाली है, ये वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन की तरह था, अपॉन M1 प्लस M2, KT आ गया। अब जैसे कुछ बच्चे चाहें कि अगर हम M2 का FBD बना, देखो FBD ऑफ M2, तो भी वही आंसर आएगा, आंसर में कुछ नहीं। अब जब तुम M2 का FBD बनाओगे तो जरा सोच के देखो, ये M2 है,
प्लीज अंडरस्टैंड करना अच्छे से, है ना। ये रहा m2, ओके, दिस इज m2। इधर की तरफ फोर्स F, m2 पे लगने वाले सारे फोर्स, इधर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ m2g, ऊपर की तरफ n2। ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, उसको बैलेंस ही रखना है। आगे की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a से, वो ये दिया है। तो बताओ नेट फोर्स कितना, F net इज इक्वल टू F माइनस टी। नेट फोर्स तो उधर ही होता है ना जिधर एक्सेलरेशन होता है, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तभी तो उधर जा रहा होगा। एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू m2 into a। अब जरा तुम एक बात सोच के देखो कि F माइनस टी इज इक्वल टू m2 into a। a की वैल्यू कितनी है जरा देखो यहाँ पे, यस ये रखो, a की वैल्यू अगर रखोगे तो क्या आएगा, F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। t को चले जाओ, इस पे चले जाओ, तो F माइनस m2f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। अब अगर तुम यहाँ 1 मान के एलसीएम लोगे तो सोचो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे m2f माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे m2f प्लस में आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, m1f। सॉल्व करके देखना, तो यहाँ बचेगा m1f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू टी। दिस इज द आंसर। सोच के देख, वही आंसर है, तो इस पे आंसर पे कोई वेरिएशन नहीं, 1% कोई दिक्कत नहीं। आप जितने क्वेश्चन चाहोगे तो और दिखाता हूँ तुम्हें, देखो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं आपको रस्सी में टेंशन बस याद रखना है कैसे लेना है। अभी मैं पुली के बारे में बताऊंगा, एक पुली जो होती है वो किस तरह की होती है, क्या होता है उसमें। मान लो और मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ और समझो तुम। मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि ये अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है, बहुत आराम से समझना, स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज बी केयरफुल, है ना। अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये रस्सी से जोड़ दिया, मान लो मैंने एक और ब्लॉक जोड़ दिया, ठीक है। ये मान लो तुमने मास माना इसका 2m, इसका m, इसका 3m, और मैंने फोर्स लगाया F का, ठीक है। अब बताओ बीच में रस्सी है, ये भी रस्सी है और ये भी रस्सी है। टेंशन हमेशा रस्सी के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लगेगा और अभी लगेगा। तो अगर यहां देखोगे तो कैसा, इधर, इसको T1 मान लो। यहां देखो तो किधर, इधर, ये भी T1 होगा क्योंकि एक ही रस्सी है, बट इसमें अलग होगा क्योंकि दूसरी रस्सी होगी। तो इसमें इधर की तरफ क्या लगाओ, T2, इसमें इधर की तरफ क्या लगाओ, T2। अब तुम मुझे बताओ सारा का सारा सिस्टम आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ, सबके सब एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बताओ इसको एक सिस्टम मान ले। अगर सिस्टम मान लेंगे तो T1 T2 मतलब T2 और T2 ये खत्म और T1 T1 खत्म पक्का। तो टोटल मास कितना हो गया, 3m 4m और 6m, और फोर्स कितना नेट F का। तो बताओ A निकला है, A सबसे पहले निकालो पूरा सिस्टम मान के। तो इसका मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू F है एंड दिस इज इक्वल टू 6m इंटू A। तो A कितना हो गया, F अपॉन 6m। कोई डाउट नहीं, मैंने m1 m2 नहीं माना, m2 m3m मान लिया, चलेगा। अब इसका FBD बना लो, ज्यादा बेटर है, मजा आएगी तुम्हें। जब इसका FBD बनाओगे, देखो हमेशा पीछे से बनाओ, FBD ऑफ 3m। देखो अगर तुम 3m का FBD बनाते हो तो 3m रहा तुम्हारा ये, और इसमें टेंशन क्या लग रहा है, T1। जा कितने से रहा है, A से, ठीक है। तो बताओ नेट फोर्स कितना आ गया, T1 एंड दिस इज इक्वल टू 3m इंटू A, और A की वैल्यू ये रही। तो क्या लिखोगे, 3m इंटू F डिवाइडेड बाई 6m। m से m कट गया, ये यहां से कट गया, तो बताओ ये किसके बराबर हो गया, F/2। सिंपल बात है, F/2 का फोर्स लगा होगा 3m वाले के ऊपर। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा चलो, अब मान लो मुझे T2 निकालना है। देखो T2 कैसे आसानी से निकाला जा सकता है, कुछ भी नहीं होता यार, ये सिंपल बिल्कुल जैसे नॉर्मल करते थे बिल्कुल वैसे ही है। बट टेंशन बनाने के तरीके आपको पता होना चाहिए। एंड पॉइंट पे हमेशा टेंशन लगाना है, और हमेशा किधर लगाना है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लगाना है, और रस्सी की लेंथ के अलोंग लगाना है, और कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर की तरफ लगाना है, पक्का। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ FBD, अब जरा तुम्हें T2 निकालना है तो चाहो तो इन दोनों को एक साथ बना लो, ज्यादा बेटर है, मजा आएगी। अगर इन दोनों के FBD एक साथ बना लेते हो, किसका, FBD ऑफ 3m एंड m, ये देखो आप कैसे करोगे। जब इसका FBD एक साथ बनाओगे तो तुम मुझे बताओ, 3m ये रहा, रस्सी ये रही, m ये रहा, 3m ये रहा, इसमें लग रहा था T1, इसमें लग रहा था T1, लेकिन यहां लग रहा है T2 और जा रहा है A एक्सीलरेशन से, समझ आ रहा? तो बताओ ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इनको तुम एक सिस्टम मान रहे हो।
तो अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो टोटल मास कितना हो गया 4m और T2। तो बताओ T2 इज इक्वल टू 4m इंटू ए की वैल्यू तुमने पहले ही निकाल रखी है, तो 4m इंटू एफ डिवाइडेड बाई 6m, m से m उड़ गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2f/3। क्या आंसर है ना। क्वेश्चंस कितने भी हो कैसे भी हो सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट तुम पॉइंट समझो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। पक्का अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसके बाद आता है आइडियल पुली। मैं पुली के बारे में भी आज बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। आइडियल पुली जो होती है वो भी मासलेस होती है। हम कोई भी अगर पुली कंसीडर करते हैं, पुली मतलब जैसे नहीं कुएं से लोग पानी निकालते हैं, तुमने देखा होगा पुली होती है, कुएं से पानी निकालो या कहीं पे उसको क्या कुछ बोलते हैं गुजराती में, गरगड़ी कुछ ऐसा कुछ बोला जाता है, पुली समझते हो ना। इस तरह से पुली होती है, मतलब ऐसे बनी होती है। अरे सीढ़ी मत समझ लेना, ये पुली है ऐसे, है ना, और इसके ऊपर रस्सी डाली जाती है, ऐसे हो सकती है ना रस्सी। पुली नहीं घूमती रहती, समझते हो ना, ये पुली है इस तरह से। पुली का मतलब ये, तो कंफ्यूज मत हो। पुली कहीं पे भी लगाई जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे भी होती है, तुम देखो कई बार तुमने देखा होगा ये ऐसे लगी होती है, यहाँ पे ऐसे बंधा होता है ऐसे, है ना, और ऐसे रस्सी होती है ना। यहाँ पे कुछ तुमने मास्क लगा दिया और तुम इधर से पुल कर रहे हो, सो खींच रहे हो, मास्क ऊपर जाएगा। बात समझ, ऐसे पुली, ये पुली, इसको नॉर्मल तरीके से ऐसे बनाया जाता है, रियलिटी में वो ऐसी होती है, समझ आया ना। तो इसका मास नहीं होना चाहिए। पुली कैसी, आइडियल पुली का मतलब मास है 0। दूसरी बात, पुली के ऊपर जो ये रस्सी बंधी होती है और जो पुली का सरफेस है, यानी कि अगर हम कहें तो पुली के सरफेस के ऊपर रस्सी क्या करती है, स्लाइड करती है। मतलब अगर पुली ऐसे है तो इसके ऊपर रस्सी स्लाइड करेगी ना, ये बात समझ आई। तो पुली और रस्सी के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। और ये पुली घूमती किसके ऊपर है, एक एक्सेल पे, एक रॉड लगी होती है उसी पे तो पुली घूमती है। और एक्सेल और पुली के सरफेस के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं। मतलब अगर हमने ये रॉड लगा दी, इसके ऊपर ये पुली है, तो इस पुली इसी के ऊपर तो घूमती है और इसके ऊपर रस्सी होती है। ये बात समझ में आई। कभी भी कुएं से पानी भरते हुए देखा है किसी को, नालायक को, तुम्हें पता चल जाएगा समझ आ रहा है ना। तो जब उसमें देखो ऐसे रॉड लगी होती है ना, उसके ऊपर पुली लगी होती है और उसके ऊपर रस्सी डाल के लोग पानी खींचते हैं। बात समझ, वो आइडियल नहीं होती है, बट मैं तुम्हें वो कॉम्बिनेशन समझा रहा हूँ केवल कि एक रॉड होती है, रॉड और पुली के सरफेस के बीच में, उसको एक्सेल बोलते हैं रॉड को, तो एक्सेल और पुली के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, और रस्सी और पुली के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं। यानी कि इस पूरी ज्योमेट्री में कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। डन, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। आइडियल पुली, और पुली कैसी होनी चाहिए, मासलेस, तो इसको क्या बोलते हैं, आइडियल पुली। अब क्वेश्चंस कैसे करे जा सकते हैं, देखो आइडियल पुली का कुछ बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, बस मासलेस एंड नो फ्रिक्शन इन एनी कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना, किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके डन। अब देखो थोड़ा सिचुएशन समझना। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन में कर, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉर्मल वाले क्वेश्चन बहुत सारे किए, बीच में रस्सी बांधी गई, ये सब दुनिया भर की चीजें, ठीक है। एक बात समझो, तुम मेरा पॉइंट समझना। मैं एक छोटे कुछ ऐसे पॉइंट्स तुम्हें लेना चाहता हूं ताकि तुम उसको समझ पाओ ये में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर हम ऐसा कोई सिस्टम माने कि मैंने यहाँ पे पुली को ऐसे बांध दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक रस्सी ऐसे आई और यहाँ पे रस्सी एक ऐसे आई। ये क्वेश्चंस तुमने 9th क्लास में किए होंगे। मैं केवल थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं। इसका मास है m2, इसका मास है m1, ठीक है। यह आइडियल पुली है, बीच में रस्सी बनी है, ठीक है। अब सोचो रस्सी यहां पे भी कांटेक्ट में और यहां पे भी कांटेक्ट में, यहां पे भी कांटेक्ट में, यहां पे भी कांटेक्ट में, है कि नहीं, कांटेक्ट में है कि नहीं। और ये सारे कांटेक्ट पॉइंट जो है वो आपको मेंशन है, रस्सी एक ही है तो सब जगह टेंशन सेम रहेगा। पहला काम यही करना है, इस जगह पे टेंशन बनाना है तो ऊपर की तरफ, कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ, और रस्सी की लेंथ के लॉन्ग टी, इस पे बनाना है ऊपर की तरफ टी, यहां पे भी बनाना है तो रस्सी की लेंथ के लॉन्ग नीचे की तरफ, दिस इज टी, इस पे बनाना है तो नीचे की तरफ टी, है ना। कांटेक्ट पॉइंट पे रस्सी की लेंथ के लॉन्ग और दूर की तरफ। पॉइंट समझ आया कि नहीं। हाँ, ये भी एक रस्सी यहां पे बनाना है तो इसको ऐसे बनाओ, ये कुछ दूसरा होगा क्योंकि दूसरी रस्सी है टी, बस इतना हमारे लिए काफी है, पक्का। अब ये अंडर ग्रेविटी है तो बताओ नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका मास m2g और इधर क्या लग रहा होगा m1g।
ये तो हम लोग बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं कि रस्सी बांध दी, अगर उधर कोई मोटा सा लड़का है, उधर कोई पतला सा बच्चा है, तो बताओ मोटे से लड़का तो उसको नीचे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको ये दे दिया जाए, आपको ये गिवन है कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो बताओ ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि M2G इज मस्ट बी ग्रेटर देन M1G, यानी वेट ऑफ द M2 इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द M1। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट मींस ये इस तरफ नीचे से जाएगा ऐसे, अब ये नीचे जाएगा तो ये फिर ऊपर जाएगा। अब मुझे बताओ अगर ये A एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये A एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। सिंपल बात है कि नहीं है? मुझे दो बातें कैलकुलेट करनी है, एक तो टेंशन और एक एक्सीलरेशन। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था? ये जो एग्जांपल हमने लिया इसमें हमें फाइंड करना था, फाइंड आउट एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके डन, ये बात समझ आ रही है? मैं कैलकुलेट करता हूं, आप जरा समझना। मैं सबसे पहले इनके एफबीडी बनाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग डील करूंगा। अब जैसे ब्लॉक जिस सिचुएशंस पे हैं उन्हीं सिचुएशंस पे हमें उनके एफबीडी ड्रॉ करने हैं। ओके अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले मैं M2 का एफबीडी बनाता हूं, एफबीडी ऑफ M2। अंडरस्टैंड हुआ? ये ब्लॉक रहा M2, अंडरस्टैंड करना। ये M2 पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? M2G। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T। ये वाला T M2 पे नहीं लग रहा है। कई बार बच्चे इसको इसको कैंसिल कर देते हैं, वो गलत है। इस पे लग रहा है T, ये T तो पुली पे लग रहा है। जब तुम पुली पे एफबीडी बनाओगे तो ये T आएगा, जब तुम M2 पे एफबीडी बनाओगे तो यही वाला T आएगा। पक्का ये आ गया कि नहीं आएगा? जा किधर रहा है ये? नीचे की तरफ। कितने एक्सीलरेशन से? A से। अगर नीचे जा रहा है तो ये ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? M2G। किससे? T से। तो हम क्या लिखेंगे? M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A। ये है तुम्हारा नेट फोर्स। नेट फोर्स ये रहा नीचे की तरफ, और ये पक्का। अच्छा अब जरा देखो एफबीडी, एफबीडी ऑफ M1। M1 के एफबीडी बनाते हैं, जरा समझना। नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ T। देखो ना ये पक्का जा किधर रहा है? ऊपर की तरफ। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो T ज्यादा होगा M1G से। तो मैं अगर नेट फोर्स यहां पे लिखूंगा तो तुम कहोगे T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है और एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है। इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको तुम सेकेंड इक्वेशन बोल दो। अब मैं क्या करता हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ओके फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। जब तुम इनको ऐड करोगे तो देखो T यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों अपने साइन के साथ आ जाएंगे। तो जब ऐड करोगे, ऐड करने का तरीका क्या होता है मैं लिख देता हूं, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A, और यहाँ T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस है और ये क्या हो जाएगा, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 A प्लस M2A। ये बात समझ आई कि नहीं? अब देख यहां से G कॉमन ले लो और यहां से A कॉमन ले लो, तो यहां क्या लिखोगे, M2 माइनस M1 इंटू G, और यहां आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A। तो बताओ A कितना आ गया? A आ गया तुम्हारा M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। A आ गया। अब A को तुम किसी एक इक्वेशन में रख दो तो T निकल आएगा। मैं निकाल के दिखाता हूं, देखो यहां पे मैं कैलकुलेशन करते रहो, जगह गमे तो समझना। जब तुम लिखते हो एक इक्वेशन ये रहा, कैसे लिखोगे, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A की वैल्यू कितनी है जरा देखो, ये थोड़ा कैलकुलेशन है बट करना पड़ेगा। M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके समझ आया कि नहीं आया बेटा? अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई और G को भी मल्टीप्लाई करना, तो ये होगा M2 स्क्वायर G, M2 स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, M2 स्क्वायर G, और ये इसके साथ जाएगा तो माइनस M1 M2 इंटू G को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या बच रहा है, M1 प्लस M2, और यहाँ क्या है T और माइनस ये M2G। T को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो यहाँ होगा M2G माइनस M2 स्क्वायर G माइनस ये इधर आएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट लगाना क्योंकि ये पूरा नंबर इधर जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा M1 M2 G और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और यहाँ आ गया T।
अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप देखो, जब यहाँ 1 मान के एलसीएम लोगे तो ये नंबर इधर आए, करके देखते हैं, और इसमें m2 मल्टीप्लाई होगा तो m2g मल्टीप्लाई होगा, तो देख ये होगा m2 m1g प्लस m2 स्क्वायर g, और माइनस अंदर कर दो तो माइनस m2 स्क्वायर g, और प्लस हो जाएगा m1 m2g, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ये वाला पक्का। तो देखो ये माइनस ये प्लस करेंगे, और m1 m2g और m1 m2g ये 2 टाइम्स हो गया, नीचे आ गया, और ये किसके बराबर है? t के बराबर। तो अब जरा ढंग से देखो, तो 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू t, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कर दिया, t आ गया खत्म। पक्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अभी। और देखो अभी क्या हो रहा है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अभी कंफ्यूजन है 21 से क्या होगा। कल से तुम्हें शायद फोन वगैरह हम लोग करेंगे, पूरा डिस्कस करना है पेरेंट्स के साथ आप लोगों को, तो कल से फोन वगैरह स्टार्ट करेंगे, आपको पहले थोड़ी बात करेंगे, देन आफ्टर फिर नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे कि किस तरह से हमें स्टडी करना है, क्योंकि अब कोचिंग में 3 दिन हम लोग अवेलेबल रहेंगे, वो सारा प्रोसेस आपको कल फोन करके पेरेंट्स को बताया जाएगा कि किस तरीके से अब हमें प्रोसीड करना है आगे। ओके, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज इतना ही रखता हूँ। एक होमवर्क दे देता हूँ, इस पे आप लोग करना, एक छोटा सा होमवर्क मैं बना देता हूँ, आप लोग करके मुझे भेजना, ठीक है? और सब लोग करके भेजेंगे। ये पुली है, यहाँ पे 4m है, यहाँ पे m है ना? ये इधर जाएगा, a निकालना है, ये ऊपर जाएगा, और टेंशन निकालना है, a और t। तो क्या फाइंड करना है? a एंड t, ये कैलकुलेशन करके मुझे दिखाना। ओके, चलो आज का इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, ठीक है बेटा? चलो।